हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने करंट अफेयर का न्यू सेशन, जिसमें आज हम जानेंगे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और ईरान के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो 1953 में जिसने पूरे इसको ही चेंज कर दिया, मतलब पूरे इतिहास को चेंज कर दिया। ऐसा क्या हुआ था ये हम जानेंगे, जिससे जो ट्रम्प का है, जैसे कि दिया हुआ हिस्ट्री ऑफ यूएस एंड ईरान रिलेशन फ्रॉम द 1953 रिज़ाइन द चेंज ऑफ ट्रम्प स्ट्राइक। ठीक है, ये हम आज जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, और उसी से लेके हम 1953 से लेके 2025 तक के जो सारा इनका इतिहास है वो सारा हम देखेंगे। तो जो 1953 है ना, उसमें एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसने ईरान का जो था ना वो जो तख्ता पलट किया था। ठीक है, तो वो घटना क्या थी वो हम जानेंगे। तो 1953 का जो ईरानी तख्ता पलट या इसे मोरदाद तख्ता पलट भी कहा जाता है, इससे पहले यहाँ पे ना किसी और मतलब कि यहाँ पे जो था ना ईरान के लोकतांत्रिक, मतलब इससे पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेगेट, उनको सत्ता से हटा दिया गया था और उनकी जगह पे शाह मोहम्मद राज पहलवी को सत्ता में लाया गया था। तो ये जो घटना हुई थी ना वो अमेरिका और ब्रिटेन ने गुप्त रूप से किया था। ठीक है, ये इनकी घटना है। तो ये जो है CIA और MI6 की इसमें गुप्त भूमिका थी, इन छवियों को उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी जो हम वो देखेंगे। तो 1991 में मोहम्मद मोसादेक ने ईरान के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, उन्होंने ईरान में तेल कंपनियां एल्गो ईरानी ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की थी, जिससे ब्रिटेन और जो अमेरिका थे वो दोनों नाराज़ हो गई थी। 1953 में CIA, ठीक है, और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने मिलकर मोसादेक को सत्ता से हटाने के लिए एक तख्तापलट से हट करने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना को उन्होंने ऑपरेशन अजाक्स CIA ने इसे ऑपरेशन अजाक्स और ब्रिटेन के जो गुप्त एजेंसी थी उन्होंने इसे ऑपरेशन व्यूट का नाम दिया था। ठीक है, ये इनकी घटना हुई थी। तो ये सारी जो घटना हुई थी जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, मोहम्मद राज पहलवी फिर से सत्ता में आ गए थे। ठीक है, और जो ईरान में जो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक दौरा था वो समाप्त हो चुका था। ठीक है, लंबे समय तक अमेरिका और ईरानी संबंधों में भी अब अविश्वास आने लगा। ठीक है, जो कि उसके बाद जो क्रांति हुई 1979 की क्रांति का ये कारण भी बना था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद एक क्रांति आई 1979 का क्रांति, जो जिसने ना इस्लामिक इतिहास को ही इस्लाम का जो इतिहास था उसे पूरी तरह बदल दिया। तो इससे पहले हमने 1953 की क्रांति देख ली कि ये क्रांति क्या थी, इसमें किस तरह से क्या हुआ। अब हम देखते हैं 1979 में जो ईरानी इस्लामी क्रांति हुई ना, इसके परिणाम स्वरूप जो ये जो राष्ट्रपति थे शाह मोहम्मद राज पहलवी, इनकी जो वो थी सल्तनत उसे समाप्त कर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक सरकार बनी जो इस्लामी गणराज्य की जिससे स्थापना हुई। इसी को 1917 की क्रांति या फिर ईरानी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस क्रांति का कारण क्या थे, तो इस क्रांति के कई कारण थे, जिनमें से शाह के जो पश्चिमी समर्थन नीतियाँ थी ना, जो पश्चिमों की तरफ जो वो दूसरे देशों के जैसे कि अफ्रीका वगैरह, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों का जो समर्थन करते थे वो इनके मेन रीज़न था। उसके अलावा इनमें भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमन और आर्थिक असमानताएं भी शामिल थे। ठीक है, ये इनकी क्रांति में मेन वजह थे। उसके अलावा उन्होंने ना उनकी शवाक नाम की जो खुफिया एजेंसी बनाई थी, उन्होंने जनता पे खुलकर जुल्म करना स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा उन्होंने प्रेस विरोधी, मतलब कि जो विरोधी नेता और धार्मिक नेताओं की आवाज़ को उन्होंने दबाना स्टार्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शाह ने अमेरिका और यूरोपीय, मतलब कि शाह ने इसके अलावा और क्या किया, तो अमेरिका और यूरोपीय संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। इसके अलावा इस्लामी रीति रिवाज को भी नज़रअंदाज किया, क्योंकि वो इस्लामी कंट्री था, वहाँ के रीति रिवाज को भी उन्होंने नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिया। धार्मिक वर्ग, जिससे कि धार्मिक वर्ग थे वो इनसे नाराज़ होना स्टार्ट हो गए। इसके बाद उन्होंने और आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार भी इन्होंने किया, जैसे कि तेल की दौलत होने के बावजूद गरीब और बेरोजगारी
और महंगाई, मतलब कि इनके पास तेल का इतना बड़ा खजाना था, इसके बाद भी वहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि बढ़ने लगी। वो जो शाह दौलत केवल अमीर वर्ग को ही फ़ायदा पहुँचाते थे और उनके जो करीबी थे उन्हें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो आयतुल्ला का जो उनके जो नेतृत्व के थे ना, उनके खिलाफ उन्होंने क्या कहते हैं, अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देश निकाला दिया, लेकिन पेरिस से उन्हें संदेश भेजे। ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लगी, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसके बाद पूरी जो जनता थी वो इनके खिलाफ हो गई और उन्होंने क्रांति स्टार्ट कर दी, जो 1970 से स्टार्ट हुई। बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ प्रदर्शन होने स्टार्ट हो गए। जनवरी 1979 में इतने ज़्यादा प्रदर्शन होने स्टार्ट हुए कि इन्हें शाह मोहम्मद रजा को अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, ठीक है। और 1 फरवरी 1979 को इसके बाद आयतुल्ला खुमैनी इन्हें जो निर्वासन के लिए भेज दिया गया था, उनका तेहरान में ऐतिहासिक स्वागत हुआ। अभी 11 फरवरी 1979 को सेना ने शाह का साथ छोड़ दिया और सेना ने भी अब शाह का छोड़ दिया और 1 अप्रैल के बाद उनमें जनमत संग्रह हुआ और वहाँ पे इस्लामी गणराज्य की स्थापना हो गई, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब इसके जो परिणाम थे वो क्या थे, शाह का जो अंत हो गया। अब 250 साल पुरानी जो राजशाही थी ना, वो ख़त्म हो गई। 250 साल पहले से यहाँ पे राजशाही व्यवस्था थी, वह ख़त्म हो गई और इस्लामी शासन की स्थापना हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईरान दुनिया का सबसे पहला इस्लामी गणराज्य बन गया, ठीक है। इसके अलावा विलायत ए फ़कीह की नींव रखी गई, जो धार्मिक सर्वोच्च नेता होते हैं, विलायत ए फ़कीह इस्लाम में, उनकी नींव रखी गई। इसके अलावा क्या हुआ, ये तो हमने देख लिया। अब शाह का अंत। अब इसके अलावा जो था ना, अमेरिका का विरोध। अब यहाँ से अमेरिका का विरोध स्टार्ट हो गया। अमेरिका को उन्होंने जो थे आयतुल्ला खुमैनी ने उन्होंने बताया कि अमेरिका को शैतानी शक्ति कहा गया, ठीक है। इसके अलावा तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पे भी हमला होना स्टार्ट हो गया, जिसमें 52 राजनयिक को 444 दिनों तक बंदी बनाया गया था, ठीक है। अब इसका कुछ भी होता है, जैसे कि इंटरनेशनल ये जो है ये तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका जो होता है ना, अगर कहीं भी अगर हम देखें तो एक छोटा सा फैमिली के बीच में कोई टकराव होता है तो उसका असर हमारे सारे फैमिली वालों पे पड़ता है। तो ठीक इसी तरह जब 2 देशों के बीच टकराव होता है तो उसका असर भी पूरे दुनिया पे पड़ता है। तो इसका भी दुनिया पे असर हुआ। यहाँ पे मध्य पूर्वी एशिया में जो है इस्लामी आंदोलन को ताकत मिल गई। अमेरिका और ईरान के रिश्ते टूटने लगे। अब इसके बाद जब यहाँ पे इस्लामिक कंट्री की स्थापना हो गई तो इराक और ईरान का युद्ध होना स्टार्ट हो गया। इससे जो थे इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, वो पूरी तरह से डर गए थे और शिया सुन्नी के बीच जो टकराव था वो बढ़ गया। अब हम देखते हैं ईरान का और इसका जो था। अब हम इसके आगे देखते हैं तो 1979 से 1981, ठीक है, जो हमने देखा अमेरिकी दूतावास पे जो हमला हुआ था, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इससे जो है अमेरिका ने अपने राजनयिक संबंध तोड़े। तो 1979 में ईरान की क्रांति के बाद से शाह मोहम्मद राज पहलवी को देश निकाला मिल गया था। इसी वक्त उनको जो था कैंसर हो गया था, तो वे जो थे अमेरिका में इलाज करवाने की अनुमति अमेरिका ने दे दी थी। पर इस फैसले से ना ईरान की जनता नाराज़ हो गई, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। उन्हें लग रहा था कि वो जो है देशद्रोही है, वो अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। 4 नवंबर 1979 को ईरान के क्रांतिकारी छात्रों ने तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पे हमला कर दिया और वहाँ मौजूद 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया और उन्हें 444 दिनों तक यह घटना चलता रहा। इसे ईरान में ईरानी बंधक संकट कहा जाता है। इस घटना के जवाब में 1980 में अमेरिका ने ईरान के साथ सभी राजनयिक संबंध को समाप्त कर दिया और उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया गया। और इसी के दौरान जो थे शाह की मृत्यु भी हो गई निर्वासन के दौरान ही। ये जो चित्र देख रहे हैं ये चित्र इन्हीं की। अब इसका क्या असर हुआ, तो इसका असर हमें ये देखने को मिला कि अमेरिका और ईरान के संबंध पूरी तरह से टूट गए थे और ईरान में डेथ
टू अमेरिका जैसे नारों का भी डेथ टू अमेरिका जैसे नारों का भी प्रतीक बन गया था। अब हम देखेंगे ईरान और इराक का युद्ध, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 1979 में इस्लाम धर्म की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में अयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में कट्टरपंथी इस्लाम की स्थापना हो गई। ठीक है, अब इस क्षेत्र में शिया विचारधारा मिलने लगी। ठीक है, जिससे इराक के जो सुन्नी शासक थे, शिया और सुन्नी का ये मेन था, अभी भी चल रहा था। ठीक है, वो सद्दाम हुसैन थे, वो पूरी तरह डर गए थे। अब युद्ध की शुरुआत हो गई 12 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पे हमला कर दिया। ठीक है, वो डर के इराक पे हमला कर दिया क्योंकि सद्दाम हुसैन चाहता था कि ईरान की क्रांति की विचारधारा उसके देश में ना फैले। इस युद्ध का उद्देश्य था सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करना और ईरान को कमज़ोर करना। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, यूएसए ने भी पूर्ण रूप से भूमिका निभाई, क्योंकि वह चाहता था कि ये जो ईरान और इराक वगैरह हैं, ये इनके पास तेल जाता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो सकती है। तो इन्हें आपस में लड़ा के इन्हें कमज़ोर कर देना, ये अमेरिका की कूटनीति है। ठीक है, गोपनीय रूप से इराक का समर्थन किया। उसका उद्देश्य था जो ईरान को कमज़ोर करना, और खुमैनी विचारधारा, इसका मेन उद्देश्य था कि हर देश को कमज़ोर करके खुद का शासन जमाना, ये जो कि ये आज भी करता है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका ने इराक को जो है खुफिया जानकारी दिया, हथियार देना, आर्थिक मदद करना, ये सारी चीज़ें उसे देता था। ठीक है, कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने इराक को राजनयिक हथियारों में भी प्रत्यक्ष रूप से मदद की थी। ठीक, इसके अलावा इस युद्ध में रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सद्दाम हुसैन को अमेरिका देता था तो वो उन हथियारों का उपयोग करता था। ठीक है, इससे ईरानी सैनिकों और नागरिकों मारे गए, जीवन भर विकलांग हो गए, क्योंकि जब हम ऐसे हथियारों का उपयोग करेंगे तो इसका यही असर होता है। ठीक है, अब युद्ध का जो अंत हुआ, ये युद्ध जो थी जो 8 सालों तक 1980 से 1988 तक चलती रही थी। ठीक है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से समाप्त किया गया, मगर इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। अब निष्कर्ष क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद दोनों देश कमज़ोर हो गए और विजेता कोई नहीं हुआ। यह युद्ध ईरान और अमेरिका की दुश्मनी को और गहरा कर दिया, क्योंकि वो इराक की मदद कर रहा था इस युद्ध में, इसीलिए इन दोनों के बीच और ज़्यादा दुश्मनी हो गई। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो है मध्य पूर्वी एशिया में अस्थिरता रह गई, पर फिर भी आगे चल के खाड़ी के पास सेनाएं रह गई। अब हम देखते हैं 1984, इसमें जो ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित किया गया था। इस वक्त अमेरिका ने ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित किया गया था। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन ने ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित किया, और यह कदम उठाया कि जब पश्चिमी एशिया में अमेरिका के खिलाफ कई बड़ी आतंकी घटनाएं शामिल हुए, तो खासकर लेबनान में, तो वो सारे ईरान ने किए। ठीक है, अब 1988 में क्या हुआ, ईरान एयर फ्लाइट पर ईरान की जो एक एयर फ्लाइट थी 655 पर अमेरिका ने हमला बोल दिया। ठीक है, यहाँ यात्रा विमान था जो ईरान के बंदर अब्बास से दुबई जा रहा था। उसमें 290 लोग थे, जिसमें से 66 बच्चे भी थे, और इस हमले में सभी की मृत्यु, क्योंकि जैसे ही हमला होगा इसमें सभी की मृत्यु हो गई। ठीक है, मगर इसके बाद अमेरिका ने क्या दावा किया कि उसने कहा कि यह विमान ईरानी लड़ाकू विमान था और उसने आत्मरक्षा के लिए मिसाइल दागे थे। लेकिन बाद में जांच से पता चला कि यह दावा गलत है, यह एक नियमित यात्री विमान था और वह अपने निर्धारित मार्ग पर ही उड़ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ईरान और ज़्यादा, जब आप किसी की निर्दोष नागरिकों को मारोगे तो वो तो गुस्सा होगा ही, तो वो और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा अमेरिका से गुस्सा हो गया। ईरान ने भी इसे युद्ध और अपराध मानवता के खिलाफ हमला बताया, मगर अमेरिका ने इसके खिलाफ ना तो औपचारिक माफ़ी मांगी, किंतु अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश के बाद उसने पीड़ितों को मुआवजा दिया, और इसे आज भी ईरान में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में याद किया जाता था, क्योंकि किसी भी देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का वो होना आज भी शोक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब ईरान पर कड़े प्रतिबंध। 1955 में अमेरिका ने ईरान पर बहुत ज़्यादा कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए थे। ठीक है, अमेरिका के उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन ने ईरान के खिलाफ और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इसका कारण था ईरान द्वारा आतंकी संगठन को समर्थन देना और
जो है परमाणु कार्यक्रम जिससे पश्चिमी देशों को खतरा हो सकता था बनाना। ठीक है, अब प्रतिबंध की मुख्य बातें क्या थी? तो ईरान के तेल और गैस के क्षेत्र में अमेरिकी निवेश को पूरी तरह से, ईरान ने जो थे अपने तेल और गैस के क्षेत्र में अमेरिकी निवेश को पूरी तरह से रोक दिया था। उससे मतलब कि वो कोई निवेश उसके साथ ना खरीद करता था, उसे बेचता ही नहीं था वो। ठीक है, यूएसए की किसी भी कंपनी को ईरान के साथ व्यापार करने या फिर सौदा करने की कोई अनुमति नहीं थी। ईरान के बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर भी इसकी रोक लगा था, मतलब कि ईरान को अमेरिकी करेंसी को उस देश में पूरी तरह से रोक दिया गया था। ठीक है, इस वजह से उन्होंने उसे वो कर दिया था। ठीक है, अब अमेरिका का इसका उद्देश्य क्या था? ईरान की आर्थिक शक्ति जो उन्होंने लगाया था, इससे ईरान की आर्थिक शक्ति कमज़ोर हो जाए और वह आतंकियों का समर्थन करना और परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। ठीक है, ईरान की प्रतिक्रिया इसके बाद क्या हुई? ईरान ने इसे राजनीतिक अन्याय बताया और अमेरिका की नीति की कड़ी आलोचना की। ठीक है, साथ ही इसके अलावा क्या हुआ? इसके बाद ईरान के अन्य देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध बढ़ने लगे, जैसे विशेष रूप से एशिया और यूरोप के साथ। ठीक है, इन प्रतिबंधों का असर ईरानी अर्थव्यवस्था और आम जनता पर भी पड़ी, जिससे आने वाले वर्षों में दोनों देशों के जो संबंध थे और ज़्यादा बिगड़ते गए। ठीक है, अब हम देखेंगे 2002 में 9 तारीख 11वां महीना नवंबर में अमेरिका और ईरान के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया था। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो अमेरिका का है, एक शहर का नाम है, और पेंटागन, वहाँ पे उसने भयानक आतंकवादी हमले किए थे। इसमें करीब 3000 लोगों की जान गई थी। ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमले के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया क्या थी? चौंकाने वाली बात यह थी कि ईरान ने इस हमले की निंदा की और अमेरिका के प्रति उन्होंने सहानुभूति जताई। ठीक है, तेहरान की सड़कों पर लोगों ने हमलों में मोमबत्तियां भी जलाई, जो ईरान में आम बात नहीं थी। उस वक्त ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहाँ पे लोगों ने इस हमले के खिलाफ उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई, जो कि एक आम बात नहीं थी, क्योंकि हम बहुत पीछे से देखे आ रहे हैं तो अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। यहाँ तक कि ईरान ने अमेरिका को तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए गुप्त रूप से मदद भी की थी। लेकिन 2002 के बाद से अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसे स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में कहा कि ईरान को एक्सेस ऑफ एविल, मतलब कि बुराई धुरी का हिस्सा बताया। ठीक है, और इस धुरी में उसने कहा ईरान, इराक और उत्तर कोरिया, ये तीनों जो है वो शैतानी धुरी के, एक्सेस ऑफ एविल के, ये 3 देश प्रमुख हैं। ठीक है, ये बताया। ठीक है, अब अमेरिका का आरोप ये भी था कि बुश प्रशासन ने कहा यह देश आतंकवाद का समर्थन करता और महाविनाशक हथियार को विकसित करना चाहता था। ये अमेरिका कह रहा था। ठीक है, इसके खिलाफ ईरान ने कहा कि यह अन्यायपूर्ण और अपमानजनक है और ये जो आतंकवादी हमला हुआ था उससे हमारा कोई सहयोग नहीं है। मगर अमेरिका यही बात कह रहा था कि इसमें ईरान का भी समर्थन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2015 में ईरान का जो परमाणु समझौता हुआ अमेरिका सरकार में, अमेरिका समेत 6 देशों ने ईरान के साथ समझौता किया था कि ईरान इसके बाद अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखेगा। इसके बाद ही उसके सारे प्रतिबंध हटाया जाएगा और वह राजनयिक सफलता मानी जाएगी। ठीक है, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब ट्रंप समझौते से बाहर होना, ट्रंप ने JCPOA का जो समझौता हुआ था उसे बेकार करार देते हुए इस समझौते से बाहर हो गया और फिर से प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया। ईरान ने इस समझौते की शर्तों को समझौते की शर्तों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब ये जो समझौता हुआ था इसे ईरान ने भी तोड़ना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद 2020 में अमेरिका ने ईरान के जो जनरल कासिम सुलेमान थी, इनको मार डाला। बगदाद में जो ईरानी ड्रोन स्ट्राइक ने जनरल सुलेमान की हत्या कर दी। ईरान ने बदला लेने के लिए अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इसके बदला लेने के लिए ईरान ने भी अमेरिकी मिसाइलों पर हमला दागे, जिससे तनाव और ज़्यादा चरम में पहुंच गया। और हाल ही में अभी हमने देखा है 2025 में ईरान और इसराइल की लड़ाई में अमेरिका ने परमाणु स्ट्राइक से ईरान के 3 अड्डों पर हमला किया, जो फोर्डो,
नटाजन और इस्फहान पर उन्होंने बमबारी स्टार्ट कर दी। तो ये आज का पूरा सेशन है जो अमेरिका और ईरान के इतिहास को दिखा रहा है और पता चल रहा है कि ये कैसे और कब से स्टार्ट हुआ। तो आज ये सेशन इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।